आज हम अक्टूबर महीने के मंथली टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 12th क्लास का जो क्वेश्चन है आज हम डिस्कस कर देते हैं, कल 11th का कर देंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन है, 11 से लेके 15 तक, और सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन ही उठा करके डाला गया है। हम ऐसे भी बोलते थे कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक आप बनाएं। पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक बनाने से ही लगभग सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि लॉन्ग और शॉर्ट में लॉन्ग तो निश्चित रूप से सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रहता है। शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन में बदलाव रहता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर 10 साल का कर लेते हैं तो मोटा मोटी आपको लगभग सब तरीके से तैयारी हो जाएगा। मतलब क्योंकि क्वेश्चन का संख्या आजकल डबल रहा, तो दोगुनी संख्या में क्वेश्चन होता है, तो उसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ पा रहा उसको छोड़ करके आप बनाएंगे। तो चलिए, अक्टूबर महीने में जो मासिक टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए आज हम आए हैं। ये 12th क्लास का हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अक्टूबर महीने का। किस महीने का? ये अक्टूबर में जो मंथली टेस्ट हुआ था, अक्टूबर मंथ का, ये अक्टूबर 2024। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बिग एंड वर्चुअल इमेज ऑफ ए बॉडी इज फॉर्म। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के अंदर, ये ध्रुव है और फोकस के अंदर ये एक वस्तु को रखते हैं, तो ये AB नाम का एक वस्तु है, ये प्रधान अक्ष के ऊपर गया, ये अपवर्तित होकर के कहाँ चला जाएगा? ये फोकस से होकर चला जाएगा, और जो फोकस पोल पे जाएगा तो पोल पे चला जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके कटेगा नहीं। तो इसको जब हम इधर से देखेंगे तो इस पीछे से किसी न किसी एक पॉइंट से आता हुआ प्रतीत हो रहा, किसी न किसी एक पॉइंट से आता हुआ प्रतीत हो रहा। जिस किसी भी पॉइंट से आता हुआ प्रतीत होता है इसी को हम लोग कहते हैं ये प्रतिबिंब है। और यही आभासी और बड़ा, इसमें पूछा था कि वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो किस लेंस में बन जाएगा? याद रखें, उत्तल लेंस में। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस में हो जाएगा 1 नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो किरण के मुड़ने को कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ने की जो घटना है इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर में, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य। याद रखेंगे, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो प्रकाश का किरण में क्या क्या बदलाव होता था और क्या क्या बदलाव नहीं होता था, हम बोलते थे ए व्यू चेंजेज। जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ए व्यू चेंजेज। ए मतलब एम्पलीट्यूड यानी आयाम बदलता है। भी मतलब वेलोसिटी यानी वेग बदलता है। तो क्या क्या बदलेगा? जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो आयाम और वेग। आई क्या? तो इंटेंसिटी। आई क्या? तो ये इंटेंसिटी यानी तीव्रता में बदलाव आता है। किस में बदलाव आता? तीव्रता में बदलाव आता। और ई मतलब एनर्जी। ई क्या? तो एनर्जी यानी ऊर्जा में बदलाव होता है। और W मतलब वेवलेंथ। W मतलब क्या होता? ये वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य में बदलाव होता है। तो इन सब टर्मों में, इन सब भौतिक राशि में क्या हो जाता है? बदलाव। एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, इंटेंसिटी, एनर्जी और वेवलेंथ, तो बदलाव हो जाता है। तो किस तरीके से बदलाव होता है? तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो μ1 बटे μ2 करेंगे तो ये हो जाएगा λ2 बटे λ1। यानी जहाँ जैसे हवा से कांच में जाएगा तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है,
तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होने का मतलब है कि लैम्डा डिक्रीज कर जाएगा। तो 3 नंबर के ऑप्शन में तीन का जो ए नंबर ऑप्शन है घटता है, यानी जब कांच में प्रवेश करेगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, घट जाएगा। अब चौथे नंबर सवाल पर हम बात करते हैं जल का अपवर्तनांक, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ 4/3 और कांच का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो दिया 3/2, करा जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो जल का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक दे रहा, तो करा जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष में अपवर्तनांक पूछ रहा है उसके अपवर्तनांक से डिवीज़न कर दिया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μW/μg, तो ये जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष में जैसे निकालेंगे तो जिसके सापेक्ष में अपवर्तनांक निकालना होता उसके अपवर्तनांक से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 4/3 डिवाइडेड बाई 3/2, ये हो जाएगा 8/9। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष पूछेगा तो ये 8/9, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको आ रहा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये इसको शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। होता क्या, ऑप्टिकल फाइबर 2 तरीके के कांच का लेयर इसमें होता है कि एक डेंसर मीडियम और एक रेरर मीडियम। तो जैसे ही ये आपतित किरण क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित है तो ये पूरा टकरा करके वापस लौट जाती है। तो इसी तरीके से परावर्तन हो करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिग्नल का ट्रांसफ़र, मतलब एक पॉइंट से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होता, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। होता क्या कि अंदर का कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है और बाहर के कांच का अपवर्तनांक का कम होता। डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कभी भी प्रकाश की किरण जाती है और आपतन कोण का मान, यहाँ आपतन कोण का मान जैसे क्रांतिक कोण से बड़ा हुआ तो ये परावर्तन हो जाता, तो इसी परावर्तन के आधार पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु चला जाता। तो 5 नंबर का जो ऑप्शंस होगा ये डी नंबर ऑप्शन TIR, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक लेंस है जिसका लेंस का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है और हवा में इसकी फोकस दूरी कितनी है, तो हवा में इसकी फोकस दूरी यानी एयर में जो फोकल लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है। तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में डालने पर इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो किसी भी मीडियम में जो फोकस दूरी निकालते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 और ये 1/R1 -1/R2। चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर 1.5 है तो किसी ऐसे माध्यम में डाला जिसका भी अपवर्तनांक 1.5 है तो ये 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 और -1 अगर करेंगे तो ये 1 और -1 क्या हो जाएगा 0, तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से किसी ऐसे माध्यम में अगर डालेंगे जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो तो उस माध्यम में जो फोकस दूरी है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। चूँकि ये 1/f 0 हो जाएगा, मतलब पावर 0 हो जाएगा, लेकिन फोकस दूरी अगर पूछ रहा तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। अच्छा इसमें पूछा क्या, लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/f का मान 0 आएगा, 1/f यानी पावर है, लेंस की क्षमता 0 है तो फोकस दूरी इन्फिनिटी होगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा, एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r है और समान है, तो लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। अच्छा दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या, जैसे मान लें एक सतह की वक्रता त्रिज्या R1 है, दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या R2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 ये 1.5 दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है। अगर दोनों की वक्रता त्रिज्या R कर दिया जाए तो ये फोकस दूरी होता कितना, तो 1/f इक्वल टू ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 -1 इंटू 1/R1 -1/R2 1/R1 -1/R2, ये 1/f, ये क्या करेंगे तो 1/f, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 -1, ये 1/R1, R1 है पॉजिटिव R और R2 है ये -R,
कि 1/f इक्वल टू ये 0.5 और इंटू 2/r, तो 1/f इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा r, यानी फोकस दूरी प्लस माइनस r के बराबर हो सकता है। एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या। हाँ, लेंस के बारे में चर्चा नहीं किया था कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, तो ये प्लस माइनस r, अगर उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव r ही होगा, अगर अवतल लेंस होता तो वो निगेटिव r चला जाता। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका आवर्तनांक 1.5 है और इसको अगर पानी में 1.5 दें तो यह किसके समान व्यवहार करेगा। तो याद रखेंगे, लेंस का नेचर चेंज नहीं करता है, भले फोकस दूरी चेंज हो जाएगा लेकिन नेचर चेंज नहीं करेगा। अगर ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के तरह ही काम करेगा अभिसारी लेंस। एक नंबर में क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस। ए नंबर ऑप्शन 8 का जो है ए नंबर ऑप्शन होगा, ए अभिसारी लेंस। हम बता दें, जब किसी भी लेंस को जल में डुबाया जाता है तो जल में डुबाने पर उसके फोकस दूरी में बदलाव आता है, लेकिन नेचर ऑफ लेंस नहीं बदलेगा। जैसे कि मान लें अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो फोकस दूरी धनात्मक ही रह जाएगा, भले वैल्यू में चेंज आएगा, जैसे फोकस दूरी ऋणात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, वैल्यू में चेंज आएगा, लेकिन नेचर यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। अगर उत्तल लेंस कन्वर्जिंग लेंस है तो पानी में डुबाने पर भी कन्वर्जिंग लेंस ही होगा, भले उसका फोकस दूरी आगे पीछे शिफ्ट करेगा, ये अलग की बात है। तो 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी। याद रखेंगे, लेंस की क्षमता P = 1/f होता और 1/f, यदि फोकस दूरी इन मीटर में रहा तो डायरेक्ट डायोप्टर लिखते हैं, लेकिन ये फोकस दूरी यहाँ सेंटीमीटर में है तो 100/f करना पड़ेगा। फोकस दूरी चूँकि f अगर इन सेंटीमीटर में है तो 100/f करेंगे तब ये डायोप्टर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि फोकस दूरी को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, तो ये 100/20 तो डायोप्टर में कन्वर्ट होगा, तो ये +5 डायोप्टर हो जाएगा ये। तो 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस को एक संपर्क में रखा गया तो संयोग की फोकस दूरी कितनी होगी। तो समान फोकस दूरी, तो हम P इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखते हैं P1 + P2, तो P इक्विवेलेंट इक्वल टू तो 1/f1 + 1/f2, चूँकि फोकस दूरी दोनों का समान है तो ये हो जाएगा 1/f + 1/f, तो ये हो जाएगा 2/f, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/f, तो f इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा f/2, यानी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी तो आधी। चूँकि P इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/f हो गया तो P इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट फोकस दूरी निकालेंगे तो 1/f इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो f इक्विवेलेंट पलटेंगे तो ये 2/f से f/2 हो जाएगा। तो मतलब 10 नंबर में जो आंसर आएगा वो आपको C नंबर ऑप्शन से आएगा। कितना नंबर, C नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कहता एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होगी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़े थे, प्रकाशीय यंत्र आप लोग जहाँ पढ़े होंगे वहाँ आप लोग को याद आया होगा कि हम लोग पढ़ते थे। तो इसमें पूछा नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस दूरी का योग से अधिक होगा। तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक बार बनाते ही हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस की फोकस दूरी कम तथा दूसरे लेंस की फोकस दूरी थोड़ी अधिक होती है। इसमें इसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु को रखा जाता है जिसमें कि ये एक प्रतिबिंब बनाएगा फोकस से आता हुआ। ये जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बना, फर्स्ट लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता, इसी को हम आभासी रूप से आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से तो ये किसी न किसी एक बिंदु से मिलता हुआ प्रतीत होगा। ये AB नाम का एक वस्तु है, तो ये क्या हो जाएगा A' और ये A' B' होता और ये A" और ये B" कुछ इस तरीके से। तो ये क्या कह रहा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच की फोकस दूरी, अधिकतम फोकस दूरी, तो इसके द्वारा जो ये होगा ये V0 क्या होगा, V0 मतलब ऑब्जेक्ट लेंस का ये क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, अब प्लस
ये अधिकतम दूरी अनंत पर जब बनाएंगे तो ये इसके फोकस पे रखेंगे, आप फोकस के अंदर हो सकता है कि कितना हो जाएगा एफ ई। तो ये एल बराबर वी नोट प्लस एफ ई, ये अधिकतम दूरी हो सकता। क्या पूछा, अभिदृश्यक और नेत्रिका। अभिदृश्यक किसको कहते हैं, जो वस्तु के करीब होता है उसको अभिदृश्यक कहते हैं, और नेत्रिका जो नेत्र के करीब होता है उसको नेत्रिका कहते हैं। तो नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस दूरी के योग से अधिक होती है, कि फोकस दूरी के योग से अधिक होती है, ये भी बात सही है। नेत्रिका एवं फोकस दूरी के योग के बराबर होती है, ये हमेशा तो नहीं ही होगा। नेत्रिका और अभिदृश्यक के फोकस दूरी के योग से कम होती है, ये भी तो नहीं होगा। केवल नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती नहीं, के दोनों, चूँकि इसका फोकस यही है और इसका फोकस ये अधिकतम होगा, तो फोकस दूरी के योग से अधिक होती है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई। तो सामान्य संयोजन का मतलब हुआ जब प्रतिबिंब को रिलैक्स आई के द्वारा देखा जा सके। रिलैक्स आई के द्वारा तब हम लोग देख पाते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई ये एफ नोट प्लस एफ ही हो जाएगा। आप लोग को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम बताए थे। सामान्य आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसको बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी ये 25 सेंटीमीटर होता है किसी भी मानव, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए, याद रखेंगे। डी नंबर ऑप्शन। कहता प्रकाश में किस प्रकार के कणों का कंपन होता है। ईथर के कण का कंपन होता नहीं, गलत बात है। वायु के कण का कंपन होता है, ये भी गलत बात है। धूल कण के, तो नन ऑफ दीज इसमें जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वैक्यूम में भी वाइब्रेट करके ट्रांसफ़र करता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करता है, जिसके लिए मीडियम हो या ना हो ये ट्रांसफ़र करता रहता, तो नन ऑफ दीज चला जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत की व्याख्या नहीं होती है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती, तो याद रखेंगे ध्रुवन। ध्रुवन यानी पोलराइजेशंस का ये व्याख्या नहीं हो पाएगा, किसके, तरंग सिद्धांत के द्वारा। तरंग सिद्धांत के द्वारा ध्रुवन की व्याख्या नहीं हो पाती है। तो 15 में ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा दो कला संबद्ध वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग होता है। उत्पन्न तरंग होता है दो कला संबद्ध तरंग द्वारा उत्पन्न, लगभग एक समान तरंगदैर्घ्य, एक समान तरंगाग्र, निश्चित कलांतर। इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा निश्चित। एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, क्या होता है, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता। दो समान कला संबद्ध, टू वेव्स प्रोड्यूस टू कोहेरेंट लाइट सोर्स हैव। टू कोहेरेंट तथा दो समान कला संबद्ध वाले स्रोत तरंग उत्पन्न करता है। तो निश्चित कलांतर होता है, याद रखेंगे। दोनों के बीच जो है फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो डी नंबर ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 17 नंबर पूछा है विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए। देखेंगे समपोषी व्यतिकरण के लिए n लैम्डा होता, विनाशी व्यतिकरण के लिए n प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा पर 2, तो 2n + 1 लैम्डा बाई 2 होगा। ये बी नंबर ऑप्शन चाहेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित, ये हम लोग वेब ऑप्टिक्स में पढ़ाए थे, जिसमें कि 5 वीडियो अभी भी प्ले लिस्ट में बना हुआ होगा, आप लोग वहाँ जाके देखेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलेगा। तो निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्णी प्रकाश हो। एक वर्ण मतलब एक रंग का प्रकाश प्रोड्यूस करता, तो वो लेजर होगा। लेजर लाइट जो होता मोनोक्रोमेटिक लाइट होता, इसलिए एक वर्णी प्रकाश ही प्रोड्यूस करेगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है व्यतिकरण की दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं। दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा। आई मैक्स और आई मीन। आई मैक्स और आई मीन की अगर बात कर रहा है तो ये जो आएगा या तो था 1 + r बटे 1 - r का होल स्क्वायर आता था। r क्या होता था, तो ये एम्पलीट्यूड का रेशियो होता था। तो √I2 बटे I1 या I1 बटे I2 कर सकते हैं। I1 बटे I2 ये हो जाएगा 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 1
-3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये 1.5 प्लस 2.5 5/2 और ये क्या आएगा 3/2। एम्पलीट्यूड रेशियो होता था तो एम्पलीट्यूड आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो तो जैसे मान लीजिए A1/A2 इक्वल टू आपने R लिखा तो ये I1/I2 इक्वल टू क्या रखेंगे √5/2 और ये आएगा 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल। तो ये क्या आएगा 25:1 ए नंबर ऑप्शंस, इसमें ए नंबर ऑप्शंस 25:1 आएगा। तो 25:1। 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई का जो फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू ये λ/d/d, ये जो कैपिटल डी है यही जो है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी है। ये अगर बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगा, तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। तो ए नंबर ऑप्शन में 20 नंबर में ए नंबर ऑप्शन आएगा। जब पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी बढ़ाती जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे लेंस की व्यवहार करता है जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसके लिए दूर बिंदु कितनी होगी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर का वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, तो दूर का वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है इसका मतलब फार पॉइंट आँख के नज़दीक शिफ्ट कर जाता है। तो इस पर रखे वस्तु को देखने के लिए मतलब अनंत पर रखे वस्तु को देखने के लिए यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनाना पड़ता। तो ये निकट दृष्टि अवतल लेंस का हम लोग व्यवहार करते हैं। तो 1/f इक्वल टू क्या होगा p, तो ये f इक्वल टू हो जाएगा 1/p, तो 1/p तो -2 मीटर हो जाएगा। तो ये 100/2 तो 50 सेंटीमीटर। तो इसकी जो दूर बिंदु है इस व्यक्ति के लिए जो फार पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर -50 सेंटीमीटर, वो साइन कन्वेंशन के लिए माइनस आ गया लेकिन 50 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। जब प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण कोर पर पड़ती है तो इस घटना ये विवर्तन का डिफिनेशन ही है। व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द शार्प एज इट बेंड्स इट पार्शियली बेंड्स दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश की किरण किसी तीक्ष्ण किनारों पर पड़ती है तो आंशिक रूप से मुड़ जाती है, यही मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाता। तो 22 में निश्चित रूप से बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तरंग प्रकाश की किस प्रकृति की होती है, तो प्रकाश किस प्रकृति की होती है इसके बारे में अगर देखेंगे तो ये अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव होता है। प्रकाश जो होता है ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये हम एक चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहाँ भी हम बताए हैं कि ये जो है सनलाइट जो होता है ये जो प्रकाश की तरंगें हैं अनुप्रस्थ तरंगें होती है। 24 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ब्रूस्टर का नियम, ये टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल यानी ध्रुवन कोण की स्पर्श दया सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता, तो 10IP इक्वल टू म्यू हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें कह रहा किसी पदार्थ पर प्रकाश 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित होती है। मतलब ये बता रहा है कि किसी माध्यम में 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, मतलब कहीं कहीं ध्रुवन कोण जो है 60 डिग्री दे दिया तो परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है, इसका मतलब ये ध्रुवन कोण है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो ऐसे स्थिति में म्यू इक्वल टू 10IP होता है। तो 10IP तो चूँकि 10 60 डिग्री तो 10 60 डिग्री का मतलब साइन 60/cos 60, तो साइन 60 का मान √3/2
और cos 60 का मान 1/2, तो ये 1.732। तो ऑप्शन नंबर सी 25 का जो है सी ये करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो दो लेंस के समय देखेंगे, एक लेंस मान लेते हैं इसका डायोप्टर 2 डायोप्टर है और दूसरा लेंस है जिसका कि -3.5 डायोप्टर है। तो P इक्विवेलेंट इक्वल टू ये P1 प्लस P2, तो 2 डायोप्टर अब प्लस ये -3.5 डायोप्टर, तो ये -1.5 डायोप्टर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 27 नंबर तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान याद रखेंगे, म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता। तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान घटेगा, यानी बी नंबर ऑप्शन डिक्रीज करेगा। बी 27 में क्या होगा, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घट जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा, ये बी नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। अगर हम बात करें 28 नंबर का, तो 28 नंबर पूछ रहा है छोटे आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान कितना होगा। तो आपको शायद प्रिज्म कोण के लिए हम एक फार्मूला प्रूफ किए थे, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2, कुछ इस तरीके से। तो इसमें प्रिज्म कोण के लिए, स्मॉल कोण के लिए साइन आई लगभग आई के बराबर होता था। तो ये जो आएगा डेल मिनिमम इक्वल टू आता था ये म्यू -1 इंटू ए आता था। क्यों? क्योंकि ये साइन आई को आई के बराबर कर देते थे, साइन आर को आर के बराबर कर देते थे। तो इसको जैसे ही आप इक्वेट करेंगे तो कुछ यही आएगा, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। तो छोटे कोण के लिए ये होगा। 29 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा इंद्रधनुष निर्माण में निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। याद रखेंगे, परकिरणन के कारण नहीं होगा, विवर्तन ये भी नहीं है, वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन। एक्चुअल में अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण दोनों होता है और परावर्तन भी होता है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, लेकिन इसमें हम वर्ण विक्षेपण मारेंगे। क्यों? चूँकि इसमें तीनों ऑप्शन तो है नहीं और एक ऑप्शन तो है नहीं, तो वर्ण विक्षेपण की वजह से एक्चुअल में 7 रंगों में विभक्त होती है। लेकिन जब रेनबो बनता है तो आपको हम बता दें कि प्रकाश की किरण का अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, और तब जा कर के यहाँ वर्ण विक्षेपण होता है, तब जाके यहाँ क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। तो एक्चुअल में प्रकाश की किरणों का यहाँ अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। चूँकि यहाँ अपवर्तन तो है, वर्ण विक्षेपण भी, लेकिन ऑल ऑफ दीज की क्वेश्चन है नहीं जिसमें हम सीधा वर्ण विक्षेपण मारेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो इसमें लिख रहा है श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है। तो सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किसका होता। याद रखेंगे विबज्योर, VIBGYOR। तो इसमें रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता, तब अपवर्तनांक सबसे कम होगा। हम बता दें सबसे अधिक अपवर्तन जो होगा वो विजिबल का होगा, और सबसे अधिक जो विचलन होगा वो वायलेट का होगा, और सबसे कम विचलन जो होगा वो रेड का होता है। इसमें क्या पूछ रहा, सबसे कम विचलन किस अवयव का होता। तो इसमें क्या क्या, वायलेट, रेड। तो सबसे कम विचलन जो होता है वो रेड कलर का होता है। तो रेड कलर का विचलन सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता, और रेड कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से अपवर्तनांक सबसे कम होता, और रेड कलर का अपवर्तनांक सबसे कम होने की वजह से विचलन भी सबसे कम होता है। लेकिन इसका उल्टा बैगनी कलर का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम, और अपवर्तनांक बैगनी कलर का वेवलेंथ सबसे कम होगा तो अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा। अपवर्तनांक अधिक होने का मतलब विचलन भी अधिक होगा, यही कारण है बैगनी रंग का विचलन। अच्छा, विचलन कहते किसको, जाना था कहीं और चला गया कहीं और, इसी को तो विचलन कहते हैं। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का हो जाएगा और सबसे कम विचलन किसका होगा, तो रेड कलर का होगा। चलिए, लगभग जितना ऑब्जेक्टिव था हमने सबको डिस्कस किया, अब हम आज इतने छोड़ते हैं। धन्यवाद।